आज व्यू 360 में भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर तकसीम, कश्मीरियों का रद्द अमल। रावलपिंडी का 100 साल पुराना हिंदू मंदिर आज नाबीना बच्चों की दरसगाह। Either you are with us or you are with the terrorists. और मिलवाएंगे आपको एमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर से। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल इलाके बना दिया गया है। बुध और जुमेरात की शब से रियासत वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में तब्दील कर दी गई है और इस तरह इसकी इनफरादी आइनी हैसियत ख़त्म हो गई है। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त को आईन हिंद की दफ़ा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को हासिल नीम खुद मुख्तारी को ख़त्म करने और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इस इक़दाम को भारतीय पार्लियामान से भी मनवाया। इलाके में जहां सियासी रहनुमाओं और दूसरों की बड़ी तादाद अभी तक ज़ेरे हिरासत है, नई दिल्ली के इस इक़दाम की वसी पैमाने पर मज़ाहमत आती होती जा रही है। वादी में 5 अगस्त से एहतजाजी हड़तालों का सिलसिला जारी है। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत वापस लेने के भारतीय फैसले को 3 माह हो चले हैं, मगर अब भी ज़िंदगी बड़े पैमाने पर मफलूज है। ज़्यादातर स्कूल अब भी बंद हैं, जिससे बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इंटरनेट सर्विसेज बहाल नहीं और मुतअद्दिद कारोबार भी अब तक नहीं खुले। आइए आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, जहां हमारे साथी यूसुफ जमील और जुबैर डार ने चंद कश्मीरियों से उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि ये वार है, टिल जब तक हमारी विक्ट्री ना होगी तब तक ये वार है। ये लड़ाई रहेगी, ये तब तक लड़ाई रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, क्योंकि हम कश्मीरियों के साथ बहुत सारा जुल्म होता है। हम नहीं चाहते कि ये यूनियन टेरिटरी बने। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये वही स्टेट रहेगी, इसके वही स्टेटस स्पेशल स्टेटस रहने चाहिए। इन्होंने किया डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों को पूछना है। इन्होंने वो किया है 370 कौन सा किनको पूछा इन्होंने? सियासी लीडर सारे बंद हैं। कौन सा कानून, खुद करदा कानून सर, कौन सा कानून दिन दहाड़े हमारे इस जन्नत को जहन्नम में तब्दील कर डाला। हम यहाँ पिछले 3 महीने से कह दो बंद है, ना यहाँ कोई एक्टिविटी है, ना कोई यहाँ डेवलपमेंट है। हर जगह चप्पे चप्पे पे यहाँ फौज है सर। जो इनने कानून लागू किया है, मगर ये कश्मीरी आइन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ एक कश्मीरी अवाम में गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4 अगस्त से देख लीजिए आप, पूरे शॉप्स बंद पड़े हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हैं। ये था कश्मीरियों का अहवाल। इस वक्त दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। रितुल हाल ही में कश्मीर से वापस लौटी हैं, जहां उन्होंने ग्राउंड पर सूरत हाल से मुतालिक कई कहानियां आपके लिए पेश की। रितुल, मोदी हुकूमत अपने फैसले का दिफा कर रही है और ये कहा जा रहा है कश्मीरियों के हालात इस फैसले से बेहतर होंगे। क्या इशूज़ थे ऐसे जिसके मुताबिक ये फैसला सामने आया है? देखिए इरम, बड़ा सिंपल था। पहली चीज तो बीजेपी का मैनिफेस्टो ही था, जिसमें उन्होंने पहले से ये प्रॉमिस किया था कि 370 को वो हटाएंगे, जिसको उन्होंने हटाया। जितनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ ये हुकूमत इस वक्त पावर में आई है, उनके लिए करना बड़ा आसान था। और जो एक दूसरा जिसको मास्टर स्ट्रोक अगर पॉलिटिकली हम देखे जाए, कहा जाए तो ये था कि उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। लद्दाख की जहां तक बात है, ये इलाका बहुत मुश्किल एक टेरेन है और यहाँ के लोग वाकई ये बात पहले से चाहते थे कि उनको एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए ताकि वो ठीक से एडमिनिस्टर हो सके। थोड़ा सा एलियनेटेड वो इलाका होता था। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने ना कभी ये मांग की थी और ना वो ये चाहते थे कि उनके स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला जाए। और ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है। ये कहना है हुकूमत का कि ऐसा करने से एक सोल्यूशन की तरफ वो बढ़ेंगे कश्मीर प्रॉब्लम के, और साथ ही साथ ये भी होगा कि जो इंटरनल सिचुएशन है उसको वो पहले ठीक करेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से निपटेंगे। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा था कि एक टेम्पररी प्रोविजन है जिसमें कुछ वक्त के बाद इसको वापस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और किस तरह से ये पूरी चीज आगे बढ़ेगी, ये गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं होगा। इसी बारे में मैंने एक एक्सपर्ट से बात की। हम आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना था इस पूरे डिसीजन को लेकर। गवर्नमेंट का कहना है कि एक बैलेंस ऑफ पावर लाया जाएगा बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि
یہ انڈیکیشن آ رہا ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر ویلی کی جو سیٹس ہے اسمبلی سیٹس زیادہ ہے، سو کہیں نہ کہیں وہ بیلنس جو ہے ٹلٹ ہوگا جموں کی طرف. اب جموں اور کشمیر کی شاید ایکول سیٹس ہوں گی یا جموں کی زیادہ سیٹس ہوں گی. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کارن یہ ہے کہ بی جے پی کی جموں کی جو یونٹ ہے کہیں نہ کہیں ان کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ ایک جموں کا ہندو چیف منسٹر ہونا چاہیے جموں و کشمیر میں. بٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاید پورا ہو جائے ان کا یہ سپنا، بٹ کہیں نہ کہیں وہ انڈیکیشن آ رہی ہے. سرکار نے کافی باتیں بولی ہے کہ ویمنز رائٹس کے ایشوز ہے، والمیکی سماج کے کچھ لوگ ہیں جن کے ایشوز ہیں، پراپرٹی رائٹس کے جو ایشوز ہے. ضرور ہے کہ ڈسکرمنیشن تھا اور ڈس امپاورمنٹ تھا، بٹ سرکار کی جو ابھی نیتی ہے رائٹ ناؤ جو گراؤنڈ سچویشن ہے، ایک ہول سیل ڈس امپاورمنٹ ہو گئی ہے کشمیر ویلی کی پوری پاپولیشن کی، کیونکہ ان کے پورے پولیٹیکل لیڈرز بند ہیں. ان کا کوئی ڈسینٹ جو ہے آواز اٹھانے کے لیے کوئی باہر نہیں آ رہا ہے، باہر آ رہا تو اس کو پکڑا جا رہا ہے. دلی سے رتل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر کے ترجمان کے مطابق بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی عوام ابھی تک بہت سے بنیادی حقوق سے محروم ہے. جنیوا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صورتحال میں بہتری لائے. The undeclared curfew imposed by the authorities in the region. خطے میں لگایا گیا غیر اعلانیہ کرفیو جموں اور لداخ کے زیادہ تر علاقے سے اٹھا لیا گیا ہے، لیکن یہ وادی کشمیر کے بڑے حصوں میں ابھی بھی باقی ہے. اس سے لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت رکنے کے ساتھ ان کا پرامن احتجاج کا حق متاثر ہو رہا ہے، اور ان کے صحت، تعلیم اور آزادی مذہب کے حقوق پر پابندیاں لگ رہی ہیں. احتجاجی مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چھروں، آنسو گیس اور ربر کی گولیوں سمیت طاقت کا بیجا استعمال سامنے آ رہا ہے. 5 اگست سے کم از کم 6 شہریوں کی ہلاکتوں اور سینکڑوں کے شدید زخمی ہونے کی غیر مصدقہ رپورٹس ملی ہیں. منگل کے روز جنیوا میں ہونے والی پریس کانفرنس میں ترجمان نے یہ بھی کہا کہ انہیں مسلح گروہوں کی جانب سے عام شہریوں کو کام اور تعلیمی اداروں میں جانے سے روکنے کے لیے ڈرانے دھمکانے کی رپورٹس بھی ملی ہیں. دلی سے رتل ہمارے ساتھ ہیں. رتل، غیر اعلانیہ کرفیو اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھ کر حکومت نے کسی حد تک احتجاج کو بڑے پیمانے پر ہونے سے روکا، تو آگے حالات کیسے کنٹرول کرے گی حکومت؟ اس پر حکومت نے کچھ اپنا لاہے عمل بتایا ہے؟ دیکھیے ارم، پہلی بات تو حکومت کا جو ایک بڑا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ سچویشن جو ہے پوری سچویشن نیئر نارمل ہے، تقریباً وہ اس کو نارمل ہی بتا رہی ہے. لیکن میں جب کشمیر میں تھی اور جب میں نے وہاں ڈی جی پولیس سے بات کی تھی جموں کشمیر کے، ان کا کہنا تھا جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہمارے پاس ہر گرفتاری کا ایک کیس ہے اور بغیر وجہ کے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے ارم کہ جس طرح سے وہاں پر ایک سول کرفیو چل رہا ہے اور پوری طرح سے شٹ ڈاؤن ہم دیکھتے ہیں، وہ کب تک اسی طرح سے جاری رہے گا اور اس لاک ڈاؤن کو اس کو کیسے گورنمنٹ توڑ پائے گی؟ ابھی مجھے نہیں لگتا گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے. لیکن جیسے کہ اب فارملی 2 حصوں میں بڑھ چکا ہے جموں اور کشمیر، اور اب دھیرے دھیرے وہاں ایڈمنسٹریٹو چینجز ہونے شروع ہوں گے. اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے سمجھ آئے گا کہ کیا نارمل سی ہم لوٹیں گے اس کی طرف یا پھر یہی ایک نیا نارمل ہوگا. ارام، رتل یہ بتائیے کہ جب 5 اگست کو بھارتی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو بھارت کے اندر سے بھی ہم نے دیکھا کہ تنقید ہوئی، کرٹیسائز کیا گیا بھارتی حکومت کو. تو اب جب یہ باقاعدہ باضابطہ طور پر یہ تقسیم ہو چکی ہے تو کیا رد عمل آیا ہے اپوزیشن کا یا ان حلقوں کا جو حکومت پر پہلے کرٹیسائز کر چکے ہیں؟ جو کرٹیسزم تھا وہ اسی طرح سے جاری ہے ارم، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو وہاں گئے اور گراؤنڈ سچویشن کا جائزہ لے کر آئے. وہ وقت وقت پر اپنی رپورٹس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے، اور پوری ایک آزاد ملک میں، ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں جس طرح لوگوں کو رہنا چاہیے وہاں لوگ نہیں شاید ابھی رہ پا رہے ہیں. لیکن کرٹیسزم کے باوجود گورنمنٹ نے جو اپنا فیصلہ لینا تھا وہ لے چکی ہے، اور ابھی فی الحال اس فیصلے میں کوئی بدلاؤ ہوگا ایسا کہیں سے نظر نہیں آتا ہے. تھینک یو سو مچ رتل جوشی فار بینگ ود اس. دلی سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی. تھینک یو. اب ذکر امریکہ کا. امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی جاری ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ وہ 2020 کے انتخابات میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کریں، اور اس مقصد کے لیے صدر نے یوکرین کی عسکری امداد روک دی.
ईवान नुमाइंदगान जहां डेमोक्रेट्स को अक्सरियत हासिल है, मुआवजे की कार्रवाई के सिलसिले में कई मुताल्लिका हुकाम और सिफारतकारों ने बंद कमरों में समातें की। मुआवजे का अमल अब किस स्टेज पर है और इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, इसके लिए चलते हैं कैपिटल हिल, जहां नदीम याकूब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ पर किस स्टेज पर है मुआवजा या इम्पीचमेंट का प्रोसेस? जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो अब एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। पिछले चंद हफ्तों के दौरान जो ऐवान नुमाइंदगान की कमेटीज़ हैं, जैसे इंटेलिजेंस कमेटी या जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, वो बंद कमरे में, जैसा आपने कहा, मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं और सफारतकार हैं उनसे तहकीकात के लिए समात कर चुकी है। लेकिन उस पर जो है वो सदर और रिपब्लिकन पार्टी का एतराज़ था कि मुआवजे की कार्रवाई को आवाम से पोशीदा रखा जा रहा है, जिसकी वजह से कल ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद मंजूर की, जिसके तहत जो बाकायदा मुआवजे की कार्रवाई उसका बाकायदा तरीक़ाकार जो है वो वज़ा कर लिया गया है। अब हाउस में जो इसके हवाले से कार्रवाई होगी वो अब पब्लिक होगी, उसको टेलीविज़न पर नशर किया जाएगा और ऐवान नुमाइंदगान में जो रिपब्लिकन पार्टी के अरकान हैं वो भी गवाहान से सवालात कर सकेंगे। आइंदा समात के लिए, जो कि आइंदा हफ्ते मुतवक्को है, ऐवान नुमाइंदगान की कमेटीज़ हैं, उन्होंने सदर ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन को समात के लिए बुलावा भेजा है। उम्मीद है कि वो आइंदा हफ्ते पेश होंगे ऐवान नुमाइंदगान की कमेटीज़ के सामने। डेमोक्रेट्स का मौक़िफ़ है कि सर ट्रंप ने यूक्रेन के मामले पर अपने इख्तियारात का जो है वो गलत इस्तेमाल किया, जबकि वाइट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेमोक्रेट्स का ये भी जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस प्रोसेस के दौरान ऐवान नुमाइंदगान में जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, रिपब्लिकन पार्टी के अरकान जो हैं वो उसकी हमायत करेंगे किसी स्टेज पर। लेकिन कल जो करारदाद पेश हुई है उससे लगता है कि ऐसा कुछ फ़िलहाल कुछ होने नहीं लगा, इसलिए कि रिपब्लिकन पार्टी के किसी भी रुकन ने इस करारदाद की हमायत नहीं की, उसमें उसकी हमायत में वोट नहीं डाला। और हमारे सामीन को भी ये बताना ज़रूरी है कि जब ऐवान नुमाइंदगान ये कार्रवाई कंप्लीट कर लेगा तो तहकीकात के लिए ये मामला सेनेट में जाएगा, जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है। जेरम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट का जो स्टेज है वो एक अहम मरहले में दाखिल हो गया है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस, और हम अपने प्रोग्राम में आपको इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। थैंक यू नदीम याकूब। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमीयत उलमा इस्लाम फजल उर रहमान ग्रुप के इस्लामाबाद में मार्च और धरने पर तबसरा करते हुए कहा है कि इससे पाकिस्तान के दुश्मन खुश हो रहे हैं। इस बारे में और दूसरी अहम खबरों के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और आपकी क्या राय है वो हमसे शेयर कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। क़याम पाकिस्तान से पहले रावलपिंडी में हिंदू और पारसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कई इबादतगाहें थीं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई, लेकिन कालियान दास मंदिर आज भी कायम है। ये मंदिर इस वक्त किस काम आ रहा है, इसकी कहानी लेकर आ रही हैं रावलपिंडी से गेतियारा अनीस। गुवाहाटी बाजार के बीचों बीच ये एक स्कूल का दरवाज़ा है या फिर मंदिर का? इसका जवाब अंदर जाकर मिलता है। नाबीना अफराद का ये सेकेंडरी स्कूल 1954 में एक पुराने मंदिर की ज़मीन पर तामीर किया गया था। कल्याण दास मंदिर के कुछ हिस्से अब भी इस स्कूल के अहाते में खड़े हैं, जहाँ इसके मखसूस गुंबद और फीके नक्शो निगार देखे जा सकते हैं, लेकिन ये कोई आम मंदिर नहीं था। हिंदुओं में अमरनाथ की यात्रा के नाम से उनकी एक बहुत अहम मजहबी जो है रसूमात होती हैं। ये आज़ाद कश्मीर से आप रास्ता जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर ये उनकी यात्रा होती है, और इसमें बड़े जो हिंदू थे वो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर इकट्ठे होते थे रावलपिंडी में। इस मंदिर के इर्द गिर्द तकरीबन 100 से ज़ायद कमरे बने हुए थे जिसमें वो यहाँ रात को स्टे करते थे। और ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, इस जगह के ऊपर एक तालाब होता था। इस वक्त 50 से ज़्यादा तलबा इस स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं, लेकिन क्या वो इस इमारत से मुतसिल इस मंदिर की तारीख के बारे में कुछ जानते हैं?
मंदिर की इमारत अब सिर्फ सहन तक महदूद है क्योंकि चारों अतराफ स्कूल है जहां आज भी बिसारत से महरूम सैकड़ों बच्चे ज़ेर तालीम हैं। क्योंकि ये ब्लाइंड बच्चे हैं तो ब्लाइंड बच्चों को ब्रेल सिस्टम के तहत जो है वो तालीम दी जाती है। मंदिर की वजह से तो नहीं खैर, लेकिन वैसे बिल्डिंग अब काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। ये बिल्डिंग इस वक्त रेनोवेशन मांगती है। यहाँ ज़ेर तालीम कुछ बच्चे इसी इमारत में रहते भी हैं। असातिज़ा का कहना है कि मंदिर की तारीख के बारे में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, इसलिए इस इमारत की कहानी से इनकी वाकफियत न होने के बराबर है। जब इसकी ज़्यादा हिस्ट्री तो हमें नहीं पता, हमने तो इसी तरह ये देखा है जिस तरह ये इसके रूम्स हैं वगैरह 4 वगैरह, तो इस तरह ये हमारे स्कूल में वाक़ है और इसके जो है काफ़ी पुराना ये मंदिर है, इसकी काफ़ी हिस्ट्री है। मंदिर के ज़्यादातर हिस्से और इन पर बनी मजहबी तस्वीर वक्त के साथ मध्यम पड़ चुकी हैं, मगर मंदिर की ज़मीन पर बना ये स्कूल आज भी तलबा की ज़िंदगी में रोशनी का ज़रिया बन रहा है। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, रावलपिंडी। हाल ही में न्यूयॉर्क में होने वाली एक तकरीब में एक पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री को एमी अवार्ड से नवाजा गया। आर्म्ड विद फेथ नामी ये डॉक्यूमेंट्री खैबर पख्तूनख्वा की एक बम नाकारा करने वाली बम डिस्पोजल टीम की बहादुरी की कहानी है। इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है असद फारूकी। न्यूयॉर्क में हमारे साथी अंशुमन अपते ने उनसे गुफ्तगू की और उनसे उनकी कामयाबी की वजह जानी। Either you are with us or you are with the terrorists. इस साल आउटस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में मशहूर एमी अवार्ड को जीतने वाली पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री आर्म्ड विद फेथ खैबर पख्तूनख्वा बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के सिपाहियों की खतरों से भरी जिंदगी पर रोशनी डालती है। फिल्म में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग के पाकिस्तानी आवाम पर पड़ने वाले मानफी असरात का भी जायजा लिया गया है। फिल्म के जरिए दुनिया को भी बताना चाह रहा था और वो लोग जो इससे गुजर रहे हैं उनको भी बताना यही चाह रहे हैं कि जंग जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जंग की जो सियासत होती है उसकी एक शक्ल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था इसमें क्या क्या हो रहा है, मगर उसके दौरान जो आम लोगों के साथ हो रहा होता है, जो आम लोगों की जिंदगियों के साथ जो उन पे गुजर रहा होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है ये जानने के लिए कि इसके असरात क्या होते हैं आम इंसान के ऊपर। वो अव्वल भी होती है और आखिर। एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हैसियत से आर्म्ड विद फेथ असद फारूकी की पहली फिल्म है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्म मेकर शर्मीन ओबेद चिनॉय भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। अपने पहले डायरेक्टोरियल डेब्यू पर एमी अवार्ड की मुहर लगने से असद काफ़ी खुश हैं। ऑनेस्टली मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नॉमिनेशन मेरे लिए काफ़ी थी, मगर जब वो विन हुआ तो काफ़ी एक शौक तो था मुझे उस वक्त ही हुआ था, मगर ये है कि ऑब्वियसली दिस इज़ ग्रेट। एमी जीतने वाली फिल्म आर्म्ड विद फेथ को बनाने में असद का साथ निभाया है 2 बार एमी जीतने वाली भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर गीता गणभीर ने। तो फिल्म की एडिटिंग की है ब्राजील की फ्लाविया डिसोजा ने। असद कहते हैं कि अलग अलग ममालिक से ताल्लुक रखने के बावजूद उनकी टीम एक ही मकसद पर काम कर रही है। जो गीता की पॉलिटिक्स है, जो मेरी पॉलिटिक्स है, फ्लाविया की, हम लोगों की जो पॉलिटिक्स है वो इंक्लूसिव है। तो ऑब्वियसली हम जिस देश से आते हैं जो एक हुआ करता था फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया और आज हम एज अवाम टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। वो यहाँ आके वो चीज़ बदल रही है इसलिए क्योंकि यहाँ हम सब एक होकर यूनिटी की बात कर रहे हैं। असद फारूकी आइंदा भी फिल्म मेकिंग के जरिए आम पाकिस्तानियों की कहानियां दुनिया के सामने लाने का इरादा रखते हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। क्या आपको स्क्वॉश खेलना पसंद है? अगर हाँ, फिर तो आप ज़रूर जानते होंगे कि आलमी सतह पर स्क्वॉश की हर कैटेगरी में इस वक्त मिस्र नंबर 1 पर है और अब मिस्र स्क्वॉश में ख़वातीन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप का इनेकाद भी कर रहा है। ये पहला मौका है कि CIB PSA विमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप तारीखी एहराम मिस्र के सामने मुनक्किद की जा रही है। पहली मरतबा एहराम मिस्र या पिरामिड चैम्पियनशिप्स 1990 की दहाई में मुनक्किद हुई थी। इस चैम्पियनशिप की सबसे ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा ख़वातीन प्लेयर्स का मुआवजा मर्द प्लेयर्स से कहीं ज़्यादा है। इस चैम्पियनशिप को स्क्वॉश की तारीख का अहम मोड़ कहा जा रहा है। चलें, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क
एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। मौसीकी और आर्ट की ताकत के नस्लों पर असरात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आर्ट की इसी ताकत को आमराना हुकूमतें अपने लिए ख़तरा समझती हैं और अक्सर आर्टिस्ट को खामोश कराने की कोशिश करती हैं। कंबोडिया में खमार रूज की जालमाना हुकूमत भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। कंबोडिया में मौसीकारों और फ़नकारों की एक बड़ी तादाद को पोल पोस्ट हुकूमत के दौरान कत्ल किया गया। उनमें से कुछ की दास्तानें अब सुनी जा सकती हैं। खमेरा रोंगखोम या सोग मनाती कौम, ये गीत कंबोडिया की सबसे तबाहकुन कम्युनिस्ट हुकूमत खुमार रूज के दौर में खानदानों को अलहदा किए जाने, तशद्दुद और कत्ल की कहानी बयान करता है। इस गीत के नाबीना गुलकार और मौसीकार कोंगनाई कंबोडिया में चंद जिंदा बच जाने वाले उन फोक मौसीकारों में से एक हैं, जिनकी याद अभी तक बाकी है। उन्हें अमेरिकन ग्रैमी अवार्ड याफ्ता प्रोड्यूसर इयान ब्रेनन ने दावत दी थी ताकि वो नस्ल कुशी से मुतालिक भूली बिसरी कहानियों को बयान करें। The project was very special because Kong Nai was officially in खोंग नाई रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो हमारे लिए रिकॉर्ड करने के लिए राजी हो गए। हमने लोगों से खास तौर पर पूछा कि क्या वो ऐसे गाने लिखेंगे या गाएंगे जो उनकी नस्ल कुशी के तजुर्बात की अक्कासी करें। जंगों और नस्ल कुशी के बारे में मौसीकी रिकॉर्ड करने वाले 53 साला इयान ब्रेनन ने 2 साल पहले खुमार रूज सर्वाइवर्स दे विल किल यू इफ यू क्राई के नाम से एक एल्बम रिलीज की थी। There's a song that was written that's very literal. एक गाना है जो कि हकीकी वाकयात बयान करता है। उसकी माँ का मरना, उसका जख्मी होना, ऐसी बातें। फिर कुछ दूसरों ने ऐसे गाने चुने जिन्हें वो इस दौर से जोड़ सकते थे। मौसीकारों, फनकारों और परफॉर्मर्स की 90% तादाद उन 17 लाख लोगों में शामिल थी जिन्हें 1970 की दहाई में खुमार रूज हुकूमत ने कत्ल किया। इससे कंबोडिया में सकाफती मादूमियत का खतरा पैदा हुआ। इयान ब्रेनन कंबोडिया समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई मुल्कों में म्यूजिक रिकॉर्ड्स बनाने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजी बोलने वाले मुल्कों को चाहिए कि वो दीगर सकाफतों को खुद से हम आहंग करने के लिए मजीद कोशिशें करें। गुज़िश्ता 5-10 बरसों में इस जानिब कदरे बेहतरी आई है। मेरे लिए ये महज इन आवाज़ों को सुनना है जो एक तरह से आखिर में ज़बान की हद को पार कर जाती हैं। चित्रा चैट की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हैव अ ग्रेट वीकेंड। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।